तो अब क्या करना है अपन को करना है एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। क्या करना है? एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होता है? बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, ए बीइंग सम कांस्टेंट विच इज ग्रेटर देन जीरो। अब तुम यहाँ पे मैं जो जो बताते जाऊंगी बहुत ध्यान से करते रहना। ए ग्रेटर देन जीरो एंड ए नॉट इक्वल टू वन, क्योंकि वन की पावर कुछ भी होगी तो वन ही आ जाएगी। अच्छा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? लॉग ए ऑफ एफ एक्स, है ना। तो हमने ऐसे ही बोला कि अगर इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ये एफ एक्स इसका ग्राफ कैसे बनेगा? बताओ, x का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे, है ना। और अगर ये क्या है? ये किस चीज़ का ग्राफ है? बाय द वे a की पावर x का ग्राफ है, कंफ्यूज नहीं होना। ये इसका ग्राफ नहीं, मैं इसका ग्राफ बता रही हूँ। ये फंक्शन x है और ये x है और a की पावर ग्रेटर देन 1 है और a की पावर ग्रेटर नहीं, a ग्रेटर देन 1। और इधर कैसे बनेगा फंक्शन? अगर a 0 से 1 के बीच में तो कैसे बनेगा? मिनट, 0 से 1 के बीच में तो कैसे बनेगा? तो डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा, है ना। ऑब्वियसली अगर 1/n की पावर बढ़ाते जाओगे एक पॉइंट ऐसे आ जाएगा कि वो 0 आ जाएगा, तो 0 को टेंड करेगा ना ये ग्राफ इन्फिनिटी पे। चलो, ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, ये याद रखना है। a की पावर x के दो ग्राफ होते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। अच्छा, अब हमने क्या बोला? अगर हम इसका इनवर्स फंक्शन देखें तो होता है लॉग। उसको कैसे बना सकते हैं? हम ऐसे बना सकते हैं। अच्छा, इनवर्स फंक्शन कैसे आते हैं? बेसिकली y की इक्वल टू x की लाइन से अगर तुम मिरर इमेज बना लो तो क्या आ जाएगा? इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये इनवर्स फंक्शन क्या हो गया? ये अब इसको अगर मैं y बोल दूं, अगर मैं इसको f बोल दूं तो क्या हो गया? बेसिकली हमने बना लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स। ये फंक्शन हमने बना लिया, ठीक है। अब ऐसे ही हमने ग्राफ बनाएंगे e की पावर x का। e की पावर x कैसे जाएगा? e की वैल्यू क्या होती है? तो हम बोला e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है कि नहीं होती है ना। तो e की पावर कैसे जाएगी? ऐसे। अरे यार, इसे पेन ना। और log ऑफ e का log बेस e का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे, है ना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमने बोला कि ये ले लेते हैं एक सेकंड। हाँ, तो अब हमने बोला प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। देखो जरा, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग क्या होती है? तो जो है तो ए एक्स इज इक्वल्स टू एन। अब इसमें a शुड बी ग्रेटर देन 0, n शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी 1, है ना। log ऑफ एनी बेस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। log ऑफ a टू द बेस a इज 1 बट log 1 1 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। ये मत बोलना कि log 1 1 तो 1 हो गया। अब हमें बोला अगर दो log को ऐड करना है तो हम क्या कर लेंगे? इजी बात है, log a n इंटू एन। माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? log a n बाय n। ये सबको पता है, बहुत आसान चीज है। जल्दी अच्छे से बताते हैं। जैसे कि अगर, अब ये इंपॉर्टेंट है, log में a की पावर p हो और n हो तो क्या करोगे? इसको बाहर ले लोगे, 1/p log ऑफ n। और वहीं पे अगर log a n की पावर p हो तो क्या करोगे? p बाहर ले लोगे, log ऑफ n, ठीक है। अच्छा, देख बहुत बढ़िया चीज बताती हूँ। अगर मैंने कहीं लिखा हुआ है log a n तो पता है मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? log बेस b n डिवाइडेड बाय log बेस p a। नीचे वाला क्या चल जाएगा? बेस में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब मैंने बोला, अच्छा अगर a log a n हो तो क्या होगा? a ये कट जाएगा तो हमारे पास n बच जाएगा। अब अगर हमें बोला गया, इसको लिखना है तो मैं हटा के, अच्छा अगर मैंने बोला कि log a n है ना, और हमें पता है दिस कैन बी रिटन एज log b ऑफ n और log b ऑफ a। अब मैं तो इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ, इसको यहाँ से हटा के नीचे ले जाऊँ तो ये कैसे आ जाएगा? ये तो log n a हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर ये log a n है, log n बेस्ड a है तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन log a बेस n हो जाएगा।
अच्छा, अब एक और बढ़िया चीज बताती हूँ। अगर n की पावर log a m है तो पता है इसको कैसे क्या लिख सकती हूँ मैं? इसको मैं ये इंटरचेंज कर सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ n log a n। ये बताओ कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि मैंने बोला n ऊपर ले लिया log n m डिवाइडेड बाय log n a। ये तो हम कर सकते हैं, भी प्रॉपर्टी हमने देखा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ n log n m और इसके बाहर मैं लगा दूँ 1 अपॉन log n a, है ना? अगर मैं ये कर दूँ तो हमारे पास ये यहाँ से कट गया, क्या बचा? m 1 अपॉन log n a। इसको उल्टा कर दो तो क्या आ गया? log a n। तो क्या आ गई हमारी वैल्यू? ये आ गई, यहाँ से शुरू करे थे हम। ये हो गया, तो ये हमने प्रूफ कर दी। ये थोड़े थोड़े प्रूफ बता देती हूँ मैं। अब इसमें क्या चीज़ें याद रखनी है? तो n ग्रेटर देन 0 होगा, m भी ग्रेटर देन 0 होगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर हमने बोला कि अच्छा नहीं, इसमें वैसे चलो ये कंडीशन यहाँ नहीं लगाते, हम दूसरा तरीके से देखते हैं। अगर log ऑफ a n ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ a m दिया है और मैं बोल दिया n भी ग्रेटर देन 0 m भी ग्रेटर देन 0, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? ये दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब n इज ग्रेटर देन m। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने बोल दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a नॉट, तो इसका क्या मतलब होगा कि log ऑफ a की पावर 0। तो log ऑफ x क्या हो जाएगा? log ऑफ x बेस a हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये 1 हो जाएगा ना, और log ऑफ log दोनों साइड लगाऊंगी तो ये तो वैल्यू 0 हो गई ना। तो ये आ गया हमारे पास फंक्शन। और अगर हमें दिया है कि log ऑफ a x इज लेस देन इक्वल टू 0, तो इसको पता हम कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब ये हो गया, हम इसका दोनों साइड log लगा दें। तो log 0 तो लगा नहीं सकते ना, तो क्या करें? हम पहले ना इसको a की पावर पे रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर log x और ये a की पावर 0। ठीक है, तो इसको तुम ऐसे देखो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ हाँ भाई, पता चला, मैं बोले जा रही हूँ। तो ये क्या हो गया? x इज ग्रेटर x इज लेस देन a की पावर 0 क्या हो गई? 1 आ गया ना। और दिस इज ऑलवेज ग्रेट, क्योंकि ये x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, तो ये ऐसे आ जाएगा, इनइक्वालिटी बन जाएगी। ये याद रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं लिख दूँ ऐसे log a x is less than any k when x is lying between this interval, ठीक है? and x will never be 0 by the way, don't make that mistake। आगे आ जाते हैं, एंटी लॉग ले रहे हैं। एंटी लॉग में ही देखेंगे, देखो हमने क्या बोला था? a की पावर x दो डिफरेंट फंक्शन बनाता है, कब? जब 0 से a के बीच 0 से 1 के बीच में a हो, या a ग्रेटर देन 1। ठीक है, a ग्रेटर देन 1 हो तो डिक्रीज इंक्रीजिंग ग्राफ और इसमें डिक्रीजिंग ग्राफ, तो इसलिए एंटी लॉग लेते हैं, वैल्यूज डिफरेंट हो जाएगी। तो अगर मैंने बोला log a की पावर a x है और इसमें हमने कोई इनइक्वालिटी बनाई हुई है, तो इस इनइक्वालिटी का साइन कब चेंज हुआ, कब नहीं हुआ? इस इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा अगर a इज इक्वल टू a इज ग्रेटर इक्वल टू 1, तो 1 ना, ग्रेटर देन 1। और माइनस का साइन मतलब उल्टा हो जाएगा, माइनस जैसे अगर ये वाला साइन लगा है तो ये वाला साइन लग जाएगा, ये वाला साइन लगा है तो ये वाला साइन बन जाएगा, कब? जब 0 से a के 0 से 1 के बीच में हो। ठीक है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने अभी वो देखा था ना, log a n इज लेस देन इक्वल टू log a m, और हमने बोल दिया a इज ग्रेटर देन 1, तो ऑब्वियस सी बात है n विल बी लेस देन m, है ना? पर हमने बोल दिया कि नहीं, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो क्या होगा? अगर ये होता तो ऐसे, नहीं तो क्या आ जाएगा? नहीं तो आएगा n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो एंटी लॉग लेते वक्त साइन कब चेंज होगा? जब 0 से 1 के बीच में a होगा। ठीक है। अच्छा, एक एक ना एक चीज मैं पॉइंट आउट करती हूँ, ये एक ऐसे ऑब्जर्वेशन ही है, इट्स नॉट रियली दैट नेसेसरीली लाइक पढ़ाई वाला, थोड़ा ऐसे है। देखो, एक होते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, है ना, और एक होते हैं डिसकॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ये कॉन्टिन्यूड है और ये है डिसकॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। इसमें क्या, जैसे 1/2 इक्वल टू 3, वैसे ये सेम चीज से रिपीट नहीं हो रहा, बट वैल्यू वही रहेगी, वैल्यू थोड़ी चेंज हो गया। तो हम इन दोनों के लिए ना एक चीज यूज करते हैं, x बाय a इज इक्वल टू y बाय b इज इक्वल टू z बाय c इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c।
और ये तब भी सेम रहेगा। चलो मैं इसको के कांस्टेंट में प्रूव कर देती हूँ, ये के कांस्टेंट के इक्वल है। तो हमने क्या बोल दिया, x इज इक्वल्स टू ए के, वाई इज इक्वल्स टू बी के, सी इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू सी के, है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो गई, ए प्लस बी प्लस सी होल मल्टीप्लाइड बाय के डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। क्या है ये, तो ये के इक्वल आ गया प्रोपोर्शन कंटिन्यू हो गया। तो भाई बेसिकली हमने कहा कि अगर ये तीनों वैल्यू, जैसे जितनी भी वैल्यू, जितने भी नंबर ऐसे एन टाइम एन नंबर्स अगर ऐड हो रहे हैं, अगर अगर मतलब एन प्रपोर्शंस दिए हैं, तो उनके न्यूमरेटर का सम डिवाइडेड बाय उनके डिनोमिनेटर्स का सम विल आल्सो बी इन दैट सेम प्रपोर्शन। अच्छा, अगर मैंने बोला कि एक लाइन ऐसे हमने 3 लाइनें बना रखी हैं, अब ये 3 लाइनें मैक्सिमम कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे सकती है बताओ। देखो, हर एक लाइन में तो कोई इंटरसेक्शन होगा नहीं, हर 2 लाइन में एक इंटरसेक्शन होगा। तो 3 लाइन में कितने इंटरसेक्शन हो सकते हैं, एक ऐसे और 2 आपस में। तो 1 + 2 कैसे, देखो एक तो ये, अब मैं अगर बोलूँ यहाँ पे तो 2 ही हो रहे हैं, मैं कह दूँ इसको ऐसे बना दो जरा थोड़ी, तो कितने, एक एक एक, तो 1 + 2 हो गई। अब मैं एक और लाइन ऐड कर दूँ और बोलूँ कि तीनों से इंटरसेक्ट कर रही है, तो 1 2 3 और इंटरसेक्शन ऐड हो गए, तो 4 होगी, तो 1 + 2 + 3, है ना। तो बेसिकली जब हम एन लाइंस देखेंगे तो उसमें क्या होगा, 1 + 2 + 3 प्लस लेके n-1 ऐड हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, n-1 सम ले रहे हैं, n-1 इंटू n-1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। बेसिकली अगर कैपिटल एन का सम लेना होता, एन इंटीजर्स का, फर्स्ट एन इंटीजर्स का सम लेना होता, तो क्या करते, n इंटू n+1/2। अब इस n को हम रिप्लेस करें n-1 से, तो हमारे पास आ रहा है n इंटू n-1/2। तो बेसिकली इतने मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n लाइंस हो जाएगा, ठीक है। ये कैसी फॉर्मूला है, जो वैसे ट्रिक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं एक गंदी सी चीज पे जो किसी को नहीं पसंद जो लाते साथ ही मतलब टेंशन लगाते क्वेश्चन में, बट अगर तुम्हें बेसिक्स आता है ना, तुम फोड़ दोगे। तो ये हो गई, अरे वाह इतना गंदा था। ये क्या हो गई, अब सही चल रहा है, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बेसिकली अगर ये तुम लगा दो ना उस पे, किस पे, अगर ये तुम लगा दो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में, इतना लंबा क्वेश्चन करते रहो सॉल्व यार, लिमिट के क्वेश्चन में ठीक है, मतलब ऐसे लंबा नहीं, बट कैलकुलेशन तो ऑफकोर्स बढ़ जाएगी, बट वैसे होते तो इजी है। अब इन जीआईएफ में क्या होता है ना, जीआईएफ में तुम कोई भी इंटीजर डाल दो, ये फंक्शन हो जाएगा डिस्कंटिन्यूअस। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंटीजर डाल के साथ ही डिस्कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देता क्या है, ये देता है, क्या देता है, क्या देता है, ये देता है, ये हमें इंटीजर देता है यार ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर बट ये है कि अगर मैं 2.9 भी लिखूंगी ना, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल के देगा, नियरेस्ट नहीं ग्रेटेस्ट। तो 2 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो इस सम में है, क्योंकि 2 + 0.9 है ना, इंटीजर कौन सा हुआ 2, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल के देगा। ठीक है, ये ऑलवेज एक इंटीजर वैल्यू देगा। ठीक है, और अगर दो वो लगाए हो तो भी एक ही की तरह काम करेगा, दो का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। इंटीजर का इंटीजर क्या होगा, इंटीजर। एक्स जब पॉजिटिव है और ये दिया है, तो क्या होगा, देखो बेसिकली मैं कह रही हूँ अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, x। और जब x की वैल्यू नेगेटिव है ना, जहाँ पे एक चिंता हो जाती है, ये मैंने -2.9 दिया है। तो अब तुम एक बात सोचो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैंने क्या कहा था कि ना, ऐसे देख लो, x जो हमारा नंबर होता है, कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब अगर मैं 2.9 लिख रही हूँ, तो 2 + 0.9, ये इस, तो हम बेसिकली दो फंक्शन पढ़ रहे हैं, एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट की एक प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा ना 0 से 1 के बीच में रहेगा, और हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा 0 से 1 और पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो जब हम -2.9 ले रहे हैं ना, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें फंक्शन ये तो पॉजिटिव चाहिए, तो हम क्या लेते हैं, -3 + 0.9।
ठीक है। तो अब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, -3। इसका मतलब जो हमारा नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, अगर नेगेटिव -2.9 लोगे तो x -1 हो जाएगा, समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? बेसिकली अब तुम्हें ऐसे समझ नहीं आया, देखो अगर मैंने -2.9 लिया तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, इससे एक छोटा, जो क्या हो गया -3। अब इसको ऐसे लिखो मत, ठीक है, बस समझ लो कैसा होता है x और x -1, ठीक है। और क्या होता है, और हमने बोला अगर माइनस दिया, अगर इसके अंदर ही माइनस है तो क्या करोगे भाई? तो हम ये करेंगे, एक तो ये -x हो जाएगा, अगर x क्या है इंटीजर है तो ये ऐसे ही आ जाएगा। और अगर ये इंटीजर नहीं है, अगर ये वैल्यू इंटीजर नहीं है तो ये क्या होगा, ये ऐसा आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगी तो वो तो -2 ही आएगा ना। पर अगर मैंने बोला कि नहीं -3.1 का इंटीजर निकालो तो क्या होगा, तो -1 -3.1 का इंटीजर है ना, विच इज -1 -3 विच इज -4। ये वो बात होगी जो मैंने अभी तुम्हें इससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, जो बहुत गलत तरीका था एक्सप्लेन करने का, ये बहुत बेटर है। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब इनमें हम क्या बोल रहे हैं, इसमें एक चीज कंसिडर करनी है कि x हमेशा ग्रेटर देन 0, तभी -x का कुछ फंक्शन निकाल पाओगे ना तुम। तो ये एक चीज हमने इंपॉर्टेंट याद रख ली। बेसिकली अगर हमने इसमें, हम इसको ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि हमने बोला x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, x ग्रेटर देन 0। तो अब ये रहा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर पॉजिटिव ऑफ x, और ये रहा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर नेगेटिव ऑफ x। पॉजिटिव ऑफ x में क्या होगा, जब इंटीजर होगा तो वो तो एज इट इज इंटीजर का फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। और अगर इंटीजर नहीं होगा तो इंटीजर में से -1 हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है -1 हो जाएगा, मतलब कि अगर 2.9 है तो इसका क्या मतलब होगा, मैं थोड़ा इसको ना डिकोड करता हूँ, ये नॉट 1 2.9 है तो ये बेसिकली, इसको ऐसे लिख लो, ये तो फिर 1.9 दे देगा ना। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इससे एक बड़ा जो हमारे पास नंबर आएगा ना, उसमें से फ्रैक्शनल पार्ट माइनस कर लेगा यार, ये -1 नहीं आएगा, ये माइनस फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, और ये हमेशा पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट होता है, तो अगर 2.9 है तो 2 प्लस 0.9 है, इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 2, तो हमें यही तो चाहिए। चलो -x है तो इसमें सारा खेल आता है, -x में x माइनस ऐसे आ जाएगा, अगर x इंटीजर है, और जब x इज नॉट एन इंटीजर तो क्या आएगा -1 माइनस। अच्छा अब इसमें ना एक चीज आ गई, अगर x प्लस -x करोगे तो अगर x इंटीजर हुआ, अगर x इंटीजर हुआ तो ऑब्वियसली दोनों जीरो हो जाएगा, x इंटीजर है ना, तो -1, सॉरी 1 प्लस -1 क्या आ गया 0। बट अगर नहीं है इंटीजर तो हम क्या करेंगे, तो हम ये वाली वैल्यू को ऐड करेंगे, तो इसको इसके साथ ऐड करेंगे, तो क्या आंसर आएगा -1। समझ गए, इंपॉर्टेंट चीज है भाई, याद रखो। अच्छा अगर x में किसी इंटीजर को ऐड करो और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लो, तो वो हमेशा क्या देगा, ये फ्रैक्शन पार्ट का साइन बना के ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल रही है, बताओ क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस ये अलग हो जाएगा। और अगर x -i लिया है तो भी क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -i अलग आ जाएगा, ठीक है। अब अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमने बताई दिया, उसकी प्रॉपर्टी 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, जब x पॉजिटिव होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट अगर ये देख रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस ये,
नेगेटिव फ्रैक्शनल पॉइंट कुछ होता नहीं है ना यार, तो उसको बाहर ले जाना पड़ेगा। अगर लिमिट x टेंड्स टू इंटीजर है तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू h आ जाएगा। ठीक है, और अगर लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वही 1 माइनस एच आनी चाहिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच। ठीक है, ये याद रखना फ्रैक्शनल पार्ट में। अब और क्या बचा, और ले लो। अब हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज से जो तुम्हें याद रखने चाहिए। तो थोड़ा आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं। तो ये गो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो सबको ही पता है। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 साइन। ये याद कर लो क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम बैठ के इनको डिराइव कर सको। साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, साइन 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। इसको ना ये क्वेश्चन दोनों चीज में पड़े। नाउ वी हैव sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये सबको पता है। तो इसका मतलब ये भी होता है ना कि हम sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय sec थीटा प्लस tan थीटा लिखते हैं। हाँ भाई, ये भी लिख सकते हैं, है ना। सिमिलरली cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा जहाँ होता है वो भी 1 होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cosec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा प्लस cos थीटा, है ना। चलो, और क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो सबको पता है, 2 साइन थीटा cos थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा। ये भी सबको पता है। 1 माइनस cos 2 थीटा क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। ये हाफ एंगल फॉर्मूला हो गया। अच्छा, साइन 2 थीटा और tan cos 2 थीटा को tan के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तुम्हें देख के दिख रहा होगा, ये sec स्क्वायर थीटा भी होता है। और यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये नीचे वाला वापस sec स्क्वायर थीटा बन सकता है। लेकिन ना tan 2 थीटा में ये ट्रिक होती है कि ऊपर 2 tan थीटा होता है और नीचे जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो बहुत आराम से। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भी होता है कि हम कर लेते हैं cosec थीटा प्लस cot थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं पता है, ये अभी हमने उसमें यूज करा था, इसको क्या लिख सकते हैं, cot थीटा बाई 2। क्या लिख सकते हैं, cot थीटा बाई 2। अब याद होगा cosec थीटा माइनस cot थीटा को हमने क्या लिखा था, 1 अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बाई 2। ये याद रखना भाई, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें काम आएगा। जैसे अगर कोई फंक्शन में तुम्हें ये डाल के दे दिया, ln ऑफ दिस दे दिया, इन दोनों का डिवीजन लॉग में दे दिया, तो तुम क्या कर सकते हो सीधे, क्या होगा ये cot थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा या फिर 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा है ना, इजी होगा कि नहीं। तुम्हें दो टर्म से डील नहीं करना पड़ेगा ना। दिस इज वेरी वेरी नाइस फॉर्मूला, दिस इज वेरी 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 प्रोडक्टिव टू लर्न। मतलब तुम यूज करोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे, तुम्हें जो टाइम लगता है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में वो नहीं लगेगा। ठीक है, और आ जाओ, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं, ये होते हैं जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये याद करो यार, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलता है, साइन थीटा का या साइन एक्स का। तो x इज इक्वल्स टू क्या, एन पाई प्लस माइनस 1 एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन एक्स, या सॉरी अल्फा एक्स नहीं भाई, भाई भाई जो भी एंगल तुम्हारा निकला हो। ठीक है, cos x में क्या लिखोगे, x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, दोनों चलेंगे, समझ रहे हो ना। यहाँ देखो ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ -1 की पावर n है तो कोई एक ही वैल्यू निकलेगी, यहाँ पर दो वैल्यू निकल जाएगी। और tan x का होता है x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा।
देखो इसमें ना ग्रेजुअली देखो एक चीज देखो, पहले हमने एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा लिया, फिर हमने टू एन पाई लिया, लेकिन ये चीज वाली टर्म उड़ा दी, प्लस माइनस कर दिया। फिर हमने क्या करा, एन पाई लिया, टू हटा दिया और यहाँ पे प्लस अल्फा लिया। तो कैसे याद रख सकते हो, एक बार फिर से लिख लो, याद हो जाएगा। एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस एक्स में क्या लेंगे, टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। क्यों, क्योंकि देखो यार कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस एक्स, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। और फिर एक्स tan थीटा का एन पाई प्लस अल्फा, इसमें एक ही वैल्यू निकल के आ रही है, इसमें कोई कोई झंझट नहीं है, प्लस अल्फा ही आ रहा है। अच्छा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहाँ मिलेगी, ये तो तुम ग्राफ से कर सकते हो, देखो। अरे रे रे, पड़ गया हो। ये तो तुम बड़े प्यार से ग्राफ से कर सकते हो यार, पेन चेंज करे, बहुत लाइट है, मतलब बहुत कम दिख रहा है। ये तो तुम ग्राफ से ही कर सकते हो, है ना। ये क्या हो गई, जीरो, या टू एन पाई जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस क्या आ गई, एन पाई, है ना। फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस कहाँ आ गई, पाई बाय टू या एन पाई बाय टू। और मतलब सॉरी, टू एन पाई प्लस पाई बाय टू कर लो इसको, मतलब ये टू एन पाई था ना, अब इसमें हमने कितने ऐड कर दिए, पाई बाय टू ऐड कर दिए, तो ऐसा आ जाएगा। और इसमें कर दो टू एन पाई प्लस थ्री पाई बाय टू, या फिर टू एन पाई माइनस पाई बाय टू, दोनों चलेगा। ओके भैया। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम बोल रहे हैं, अच्छा, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, यहाँ पे जो साइन पॉजिटिव रहेंगे उसका वो आ जाएगा, इसको थीटा लिखते हैं, इसको पाई माइनस थीटा लिखते हैं, इसको पाई प्लस थीटा लिखते हैं, और इसको टू पाई माइनस थीटा लिखते हैं। ठीक है, ये से लिखते हैं, इसको टू पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, बट एनीवेज ऊपर वाले को। ओके, एक चीज याद रखना, फॉर हमारा साइन थीटा, अब मैं इससे बात करूँ इस वाले फंक्शन में, ठीक है, यहाँ तक की वैल्यू में क्या होता है, सारे ग्राफ्स के साथ हम ये बात करें, ठीक है। डोंट टेक इट द रॉन्ग वे, मैं बस यहाँ से यहाँ तक की बात कर रही हूँ, एक छोटे से पार्ट की बात कर रही हूँ। यूजुअली क्या होता है, साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है जब थीटा इंक्रीज हो रहा है, सिमिलरली टैन थीटा इंक्रीज हो रहा है जब थीटा इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमने ये देखा ना कि थीटा फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, है ना। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि cos थीटा के लिए ग्राफ डिक्रीजिंग होता है इधर, जब थीटा की वैल्यू स्मॉल होती है, तो हम कह सकते हैं कि cos थीटा क्या हो रहा है, थीटा इंक्रीज होने पे cos की वैल्यू कम हो रही है फॉर द फर्स्ट। जब हम बात कर रहे हैं कि बहुत छोटा एंगल है, ऐसे तो मान के चलते, ठीक है, तभी मतलब ऐसे सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट की तरह है, उसको सीरियसली नहीं लेके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, पता चला बाहर लिखा है, ये तो हमने पढ़ा था, क्योंकि चेंजिंग ग्राफ्स है ना यार। अच्छा, साइन इनवर्स के ग्राफ पे आ जाओ, माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स की, इसमें ना ध्यान से देखना, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ठीक है, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ गड़बड़ होती है कि साइन और cosec का तो सेम ही है ना, साइन और cosec का सेम है, माइनस cosec इनवर्स एक्स। अब क्या होता है कि cos और sec का भी सेम है, cos और sec का भी सेम है, sec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। अब गड़बड़ यहाँ होती है tan इनवर्स वाले में, ये tan इनवर्स का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, या कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, चलो जो भी है, tan इनवर्स में जो cot इनवर्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए, उसमें क्या रहता है, cot c है तो कुछ ना कुछ अजीब चीजें करता रहता है, तो पाई माइनस cot इनवर्स माइनस एक्स, इस सॉरी cot इनवर्स एक्स, इसमें देखना हमेशा जो एनोमलीज आती है ना, वो जिनके सी वाले होते हैं ना उनसे आती है, जैसे जब हम देख रहे थे जब हम देख रहे थे एनोमलीज में, जैसे हम देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रॉपर्टीज में, साइन के ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, इसमें क्या होता है, साइन कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये साइन ए प्लस बी साइन ए बी ए माइनस बी ट्रेंड फॉलो कर रहा था,
कि यहाँ पे साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन भी होगा। जहाँ पॉजिटिव वहाँ पॉजिटिव रहेगा, जहाँ नेगेटिव है वहाँ नेगेटिव रहेगा। लेकिन कॉस वाले ने आके गड़बड़ कर दी, क्योंकि देखना हमेशा सी वाले जो होंगे वही करेंगे गड़बड़। तो कॉस ए कॉस बी माइनस हो गया अब यहाँ पे एकदम से। ठीक है। सिमिलरली जब हम देख रहे थे साइन ए साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला, तो क्या था, 2 sin सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 है ना। बढ़िया, पहले प्लस आ रहा है। फिर साइन सी माइनस साइन डी देख रहे थे, तो क्या हुआ, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, बढ़िया है। फिर हमने cos सी प्लस cos डी देखा। अरे तब तब भी सही आ रहा था, तब तो दोनों साइड cos हो गए। बढ़िया। फिर अगेन हम cos सी माइनस cos डी पे आए थे, डेडली कॉम्बिनेशन हो गया, एक तो cos सी वाला और ऊपर से उसमें माइनस। तो क्या हो गया, पहले माइनस का साइन आ गया, कर दी गड़बड़ इसने, फिर cos वाली बात कर दी। चलो, ओके, ऐसे याद कर लो तुम। अब क्या आ गया, एक है ए एम जी एम एच एम इनक्वालिटी, बट मेनली मोस्टली जो पूछी जाती है वो है ए एम जी एम एच एम। मतलब लगा दो, लगाना है तो। अब इससे आगे तो तुम फिर ऐसे ये भी लगा दो कि आर एम एस इससे बड़ी होती है। बट हमारी मेन कैसी है, ये वाली है, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम वाली इनक्वालिटी। ठीक है। अरिथमेटिक मीन ऐड करोगे और डिवाइड बाय 2 कर दोगे, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का रूट। फॉर एन टर्म्स ए प्लस बी से लेके जब हम एन टाइम्स ऐड कर लेंगे डिवाइडेड बाय एन, और ये हो जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये ए बी करके एन टर्म्स। ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है, इससे हम बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ना एक चीज देख लेते हैं, कॉनकेविटी। कॉनकेविटी ये बहुत बहुत आसान इजी सा टॉपिक है, इससे तुम बहुत सारी चीजें लाइक ऐसे रिलेट कर सकते हो। ये सर्कल है ना, इसमें 4 हिस्से कर दो। ठीक है, कर दो बिना बिना सोचे भी कर सकते हो। ये वाला क्या है, इंक्रीज कर रहा है ना। ये वाला भी इंक्रीज कर रहा है, तो ऑपोजिट साइड वाले इंक्रीजिंग हो गए। और ये ले लो, दूसरा कलर लो, ये वाला डिक्रीज कर रहा है और ये वाला डिक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, ऐसे तुम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डिफरेंशिएट कर सकते हो अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही हो जब भी। ठीक है। अच्छा, अच्छा, बाय द वे, जस्ट टू रिमाइंड यू, y माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन टेंजेंट की इक्वेशन होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई नॉर्मल की इक्वेशन होती है। तो जस्ट रिमाइंडिंग यू, नो पर्पस फॉर दिस वन। ठीक है। अब हम आ जाते हैं थोड़े सेट्स और रिलेशन पे। ठीक है, ये हमारी जनरल तो सारी खत्म हो गई है, मतलब जो मैं ऐसे जनरल वाली थी वो तो यही होती है।